संबोधन करके सबको औपचारिकता खत्म करता हूँ। विद्वानजनों, बस विद्वानजनों, आप सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी दृष्टिकोण जापान भारत के संबंध में या जापान में भारतीय संस्कृति के बारे में जो बताया है, व्याख्या दिया है, और बहुत लाभदायक, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मतलब बहुत ही सीखने को मिला। तो अब छोटा सा टिप्पणी देना चाहता हूँ। उनीता जी ने की रचनाओं का लिस्ट मेरे पास है। उन्होंने 50 से ज्यादा थीसिस लिखी या किताबें लिखी, अद्भुत है। उनका योगदान ऐसा है कि पहले जो जापानी साहित्य का अनुवाद भारत में अंग्रेजी के माध्यम से होता था, तो जैसे गेंजी की कहानी वगैरह वगैरह ना, तो अभी कुछ आप लोगों ने, विद्वानों ने बताया कि अंग्रेजी से अंग्रेजी में से क्या है, अंग्रेजी के माध्यम से अनुवाद करने से जो मूल अर्थ है जापानी का कुछ दूर चला जाएगा। उससे अच्छा सीधे हिंदी में अनुवाद करें तो थोड़ा नैकट्य आ जाएगा। हाँ, हिंदी जापानी से वाक्य रचना और पद क्रम बहुत मिलता जुलता है, लेकिन मिलता जुलता तो है, लेकिन वो आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। ये अलग ये छात्रों को भ्रम होता है। जो जिस तरह जापानी है उसी तरह हिंदी में लिखने से गड़बड़ होगा। हिंदी में अपनी कठिनाई है। अब जापान में हिंदी के शिक्षण के बारे में मैं इतनी बार बहुत बता चुका हूँ। अब थोड़ी सी संस्कृत के बारे में, ये कुछ लोगों को मतलब ये भारत जापान के संबंध का इतिहास की बात करेंगे तो सभी लोग बोधि सेना से शुरू करते हैं। 752 में तोदाई मंदिर में जो बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है, उसकी ओपन आई सेरेमनी में ओपन आई सेरेमनी किस तरह का होता है उसको जाने बिना मैंने भी ओपन आई सेरेमनी लिखा था, और वो असल में प्राण प्रतिष्ठा था। तो प्राण प्रतिष्ठा कैसा है, मैंने भारत की टीवी में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो करवाया था अयोध्या में, वही प्राण प्रतिष्ठा है। तब तक कैसे करते, जापान में कोई शुभ कामना के लिए जो आंखें नहीं लिखते, और जब सफलता मिली तो जो लिखते हैं, लेकिन असली प्राण प्रतिष्ठा तो पीछे से, आंखों के पीछे से करते हैं ना। वो मैंने पहली बार अयोध्या के प्रतिष्ठान, जो प्राण प्रतिष्ठा किसको कहते हैं, वो टीवी में सीखा है। अच्छा, कुछ ये अधिक लोगों को नहीं पता कि जापान में जो बौद्ध धर्म आया है, बौद्ध धर्म का बड़ा असर है, लेकिन हिंदू देवता जापान में आए हैं, अभी भी उसका प्रभाव है। तो जैसे हिंदू देवताओं में ब्राह्मण, इंद्र, कुबेरा, स्कंद, सरस्वती, गणेशा, सूर्य, चंद्र, नागा, लक्ष्मी, गरुड़ा वगैरह वगैरह है। तो जापानी नाम
और रूप भी बदल गया, लेकिन है। तो जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनकर पहली बार नहीं, विकसित देशों में सबसे पहले जापान आए थे, जो 2014 अक्टूबर और सितंबर के बीच में। तो वे कांसाई एयरपोर्ट में उतरे, ओसाका नागिए सीधे क्योतो पहुंच गए। तो वहां टोक्यो से प्रधानमंत्री आबे क्योतो आकर बुलेट ट्रेन में 2 घंटे बैठकर वहां मोदी जी का स्वागत किया। ये बहुत रेयर केस, मतलब कम ऐसा होता है। राजधानी छोड़ के दूसरे शहर आके स्वागत करना, ये कितना, मतलब आबे और मोदी जी के कितना मित्रता है, ये कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत मजेदार बात है, आबे जी मोदी जी को क्योतो के तोजी टेम्पल मंदिर में ले गए, तो पूजा की। तो तोजी टेम्पल, अभी प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह जी ने कहा, ये कुकाई सिंगों का मंदिर है, मतलब जो तंत्रिज्म है कोएसन का, कुकाई ने शुरू किया था। वो उसमें जैसे मैंने कुछ हिंदू देवताओं का नाम बताया, बोनतेन, बेंजाइतेन, कांकीतेन, दाइनिचतेनो और किशोतेन, ताइशक्तेन और विषमोन्तेन, कुबेरा इत्यादि इत्यादि, जो बुद्ध धर्म की जो तथागत कहते हैं, न्यूराई तथागत, 5-6 तथागतों के साथ साथ हिंदू देवताओं की भी मूर्ति है। वहां आबे जी उनको ले गए। क्योतो में बहुत मंदिर है, क्यों मतलब तोजी में ले गए, इसकी मैं समझता हूं तो ये हिंदू और बौद्ध दोनों मिश्रण है उस मंदिर में, इसलिए आबे जी मोदी जी को ले गए। और जब आबे जी भारत गए तो मोदी जी उनको वाराणसी दिखाने के लिए गए। तो वाराणसी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, और साथ साथ वो बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान भी है, जो सारनाथ। तो वो भी हिंदू और बौद्ध का मिश्रण है। तो ये 2 प्रधानमंत्रियों का के इस तरह के आदान प्रदान के पीछे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का मिश्रण है, यूं मैं समझता हूं। तो अब हिंदी के भविष्य के बारे में कुछ चुनौती प्रकट की है। ये जरूर है कि हिंदी सीखने वालों की संख्या कुछ कुछ बढ़ रही है, लेकिन हिंदी के विद्वान की नियुक्ति की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो भारत जापान सरकार बजट काट रही है, तो इससे जो पेट की समस्या होती है, तो इसलिए, और बाहर से जो हिंदी के विद्वानों को बुलाने के लिए भी तनख्वाह बहुत कम है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये जापानी सरकार को गंभीरता से सोचनी चाहिए। तो बस समय हो गया, और कुछ बातें करना चाहता हूँ, बस जी 2-3 मिनट और ले लीजिए, कोई बात नहीं। कुछ कहना चाहते हैं आप? 2-3 मिनट और। ठीक है। आप लोगों का कुछ बीच में आपस में प्रश्नोत्तर का समय कुछ दें तो कैसा? कुछ सवाल पूछना चाहें? मुझसे नहीं, अतिथियों को से पूछिए। मेजर खान जी,
जी जी, हमें यहाँ पर प्रश्न हमारा जो चैट बॉक्स है टिप्पणियों वाला उसमें आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रश्न तो हमारे सामने नहीं आया है मिज़ोकामी जी, क्योंकि अच्छा इतनी अधिक जानकारियाँ मिल गई हैं कि उससे हमारे श्रोता बहुत संतुष्ट हैं, कई ने बहुत प्रशंसा की है। तो मैं समझता हूँ अब हमारा समय भी हो रहा है, लेकिन आप यदि और कुछ कहना चाहते हो 1-2 मिनट में तो ज़रूर स्वागत है। जी, जी, जी। ये जो भारतीय संस्कृति मेरे जो छात्र जीवन में बहुत ज्यादा लोग भारतीय संस्कृति में रुचि नहीं लेते थे। कुछ संस्कृत के विद्वान या बौद्ध धर्म के विद्वानों ने जो योगासन और क्या कहते हैं उसको भारतीय मेडिसिन को क्या क्या कहते हैं कुछ लोग आयुर्वेद वगैरह आयुर्वेदा और आधुनिक भारतीयों में या जो आधुनिक आधुनिक युग में गांधी टैगोर और नेहरू इन तीनों महाशयों की किताबें ही बिक सकती थी, बाकी किताब मुश्किल था, बिकाऊ नहीं होता था। जी मिज़ोकामी जी एक प्रश्न आया है, खासकर जो जापानी लिपि है वो हिरागाना में। समय थोड़ा सा देखें, 7:38 हो चुके हैं अभी आप ना उसको। जी बस एक अंतिम उन्होंने कहा है तो एक जी तो लिपि के बारे में 1 मिनट में जरा बता दीजिए। खासकर हिरागाना में लिखा जाता है, काकताना में लिखा जाता है, जापानी मूल अक्षर, और ये भी देखा है कि कहीं पर वो वर्टिकल होता है, कहीं पर खड़े अक्षर खड़ी लाइन में और कहीं पर आड़े अक्षरों में, उसका क्या विभाजन है? जी 1 मिनट में जरा बताइए। जापानी भाषा की एक विशेषता है, एक भाषा को लिखने के लिए 3 लिपियों का साथ 3 लिपियों का इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ कोई ऐसी 2 लिपियों का हो सकता है, लेकिन 3 लिपियों का साथ इस्तेमाल करना ये जापानी की विशेषता है। लेकिन इसके कारण है ये जो शुरू में चाइनीज स्क्रिप्ट आया था ना, तो वो चाइनीज स्क्रिप्ट चीनी स्क्रिप्ट अभी भी इस्तेमाल करते हैं, वो उसको हम हटा नहीं सकते। उसकी बड़ी सुविधा है, सीखने में बहुत बड़ी मेहनत करनी होती है। हमारे जापानी बच्चे भी बचपन से यूनिवर्सिटी तक धीरे धीरे कुछ 2-3 हजार रुपया सीखनी पड़ती है। तो लेकिन उससे उच्चारण नहीं आता, अर्थ व्यक्त होता है। और जैसे मैं अगर कोई चीनी के साथ वो जापानी नहीं जानता, मैं चीनी नहीं जानता, तो मैं क्या करूं, लिख के कागज और पेंसिल में लिख के तकरीबन 30-40% कम्युनिकेट संभाषण कर सकते हैं, करके देखा मैंने, यो लिपि की वजह से, चाइनीज लिपि की वजह से। अच्छा, उसमें से हिरागाना कुछ आसान देवनागरी जैसा है, उच्चारण को व्यक्त करता है हिरागाना, और कथाकाना ध्वन्यात्मक शब्द या विदेशी भाषा को व्यक्त करते हैं। तो सब एक सबकी अलग अलग मतलब फंक्शन है। जी धन्यवाद। अभी इस बारे में और फिर आपसे कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे कि ओनिता जी और मिज़ोकामी जी का एक सत्र हम और रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी हो रहा है, मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना चाहूंगा। और श्री मुन्नालाल जी गुप्ता जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में डायस्पोरा विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे